गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। अब हमने पिछले लेक्चर्स में E1 एंड E2 एलिमिनेशन रिएक्शन को मैकेनिज्म से डिस्कस किया था। लेट्स नाउ वी आर डिस्कसिंग व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द E1 एंड E2 एलिमिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो E1 और E2 एलिमिनेशन रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, किन किन वजह से E1 और E2 एलिमिनेशन रिएक्शन प्रभावित होता है। तो पहला दोस्तों ये है कि इफेक्ट ऑफ द लीविंग ग्रुप। ठीक, कि लीविंग ग्रुप जो हमारा हैलोजन ग्रुप है, जो हैलाइड ग्रुप है, जो अल्काइल हैलाइड से हमारा अटैच्ड है, जिसको हम लीविंग ग्रुप बोलते हैं, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक, तो इसमें ये होता है कि जो लिविंग ग्रुप का हमारा नेचर है वो डिसाइड करता है हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन E1 एलिमिनेशन रिएक्शन होगा या E2 एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप होगा वो रिएक्शन को E1 एलिमिनेशन की तरफ मूव कर देगा। मतलब जितना स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप होगा, जितना स्ट्रॉन्ग हमारा हाइड्रोजन ग्रुप होगा, जो हैलाइड पार्ट होगा, जो कि हमारा अल्काइल हैलाइड से अटैच होगा, वो रिएक्शन को E1 एलिमिनेशन रिएक्शन की तरफ प्रोसीड कर देगा। और जितना ही वीक हमारा लिविंग ग्रुप होगा वो हमारा E2 एलिमिनेशन रिएक्शन की तरफ रिएक्शन को प्रोसीड कर देगा। ठीक है, तो हमारा जैसे जो स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स हो गए, जो हमारे क्या है कि लिविंग ग्रुप्स जैसे हमारा क्लोराइड है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक है, OOH है एंड OOR है। ठीक, ये हमारा E2 एलिमिनेशन रिएक्शन को प्रोसीड करेगा। ठीक है, ये जो है इतने स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप्स नहीं होते हैं और ये ईजिली हमारे विड्रॉ हो जाते हैं, ईजिली वहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है, तो हमारे E2 एलिमिनेशन रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे वो जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। ठीक है, जैसे हमारा टर्सरी N+R3 जो होता है, टर्सरी एमाइन हो गया। ठीक है, सेकेंडरी सल्फेट हो गया या OCOR हो गया। ठीक है, यानी एस्टर हो गया। ये हमारे E1 एलिमिनेशन रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे। ठीक है, दूसरा फैक्टर है हमारा इफेक्ट ऑफ द अटैकिंग बेस। जो हम बेस यूज़ कर रहे हैं उसका कैसा नेचर होना चाहिए। जैसा कि आपने पिछले वीडियोस में देखा, जो हमारा E1 एलिमिनेशन रिएक्शन है उसके लिए हमारे पास या तो हमें बेस की रिक्वायरमेंट नहीं है या हम वीक बेस से भी काम चला सकते हैं। ठीक है, वीक बेस जो है वो हमारा जो सॉल्वेंट है वो हमारा एक्ट एज ए वीक बेस भी काम करेगा, तो वो भी हमारे लिए सफिशिएंट है। क्योंकि जैसे वीक बेस हमारे कौन कौन से हो गए, जैसे हमारा इथाइल अल्कोहल हो गया, मिथाइल अल्कोहल हो गया, या वाटर ही सिंपली हम यूज़ कर रहे हैं, वो भी एज ए वीक बेस हमारा काम करता है। हमें अलग से कोई बेस उसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारा सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं वो भी हमारा एज ए वीक बेस काम कर रहा है। ठीक है, और आगे यदि इफ़ एनी अगर हम कोई बेस ऐड कर देते हैं उसमें, ठीक है, तो वो बेस की जो स्ट्रेंथ होती है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और जिसकी वजह से हमारा जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो E2 मैकेनिज्म को फॉलो करने लगेगा। तीसरा है हमारा इफेक्ट ऑफ द सॉल्वेंट। जो हम सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि E1 एलिमिनेशन रिएक्शन आपने देखा था, हमने पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं। पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट जो क्या करेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन को E1 मैकेनिज्म की तरफ बढ़ा देगा। ठीक है, जो पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट ये क्या करते हैं, ये तो पोलर सॉल्वेंट होते हैं। ये जो हाइड्रोजन ग्रुप और जो कार्बन ग्रुप है अल्काइल हैलाइड पार्ट में, ये इनके बीच की जो डाई इलेक्ट्रिक चार्ज होता है इसको वीक कर देता है, जिसकी वजह से ये जो हमारा हाइड्रोजन पार्ट है वो ईजिली वहाँ से निकल जाता है। ठीक है, और जो रिएक्शन है हमारी E1 मैकेनिज्म को फॉलो करने लगता है। बट इसमें एक चीज़ और है कि जो हमारा प्रोटिक पार्ट है, ठीक है, जो प्रोटिक पार्ट होता है वो क्या करता है कि वहाँ से वो हमारा जो भी कार्बोकैटायन जो E1 मैकेनिज्म के थ्रू में बनेगा, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, वो उसमें से उसके जो कार्बोकैटायन के जो नेक्स्ट कार्बन है वहाँ उसमें जो हाइड्रोजन अटैच होगा वहाँ से वो प्रोटॉन को रिमूव कर देगा। ठीक है, तो सॉल्वेंट हमारा क्या होगा कि पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट E1 मैकेनिज्म के लिए रिक्वायर्ड है, बट देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट फॉर द E2 मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन टू फॉलो। चौथा है जो हमारा है इफेक्ट ऑफ द सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट। ठीक है, जो हमारा सबस्ट्रेट है या रिएक्टेंट है, जो अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, उसमें क्या है, यदि हमारा अल्फा कार्बन एटम पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अल्फा कार्बन एटम पे यदि हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो क्या करेगा, रिएक्शन को E1 मैकेनिज्म की तरफ डायरेक्ट कर देगा।
कैसे कर देगा? बाय स्टेबलाइजिंग द डेवलपिंग कार्बोकटायन। ठीक है, ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो हमारा वहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो वो क्या करेगा, जो कार्बोकटायन इंटरमीडिएट जो हमारा बना हुआ है वो स्टेबलाइज कर देगा। जब वो स्टेबलाइज हो रहा है, इसका मतलब हमारा जो भी रिएक्शंस है वो इवन मैकेनिज्म को फॉलो करने लगेगी, और इससे कि हमारा इवन मैकेनिज्म की जो रिएक्शन है वो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इवन रिएक्शन मैकेनिज्म ही होगी। ठीक है, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहता है तो वो रिएक्शन क्या होगा कि E2 एलिमिनेशन रिएक्शन को फॉलो करेगा। एक और होता है इसमें इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर। ठीक है, तो जैसे हमने पिछले वीडियोस में देखा है, E1 एंड E2 रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए टेम्परेचर बहुत ही एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। और ये क्योंकि ये दोनों जो हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन है E1 एंड E2, ये हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं, और इसमें हमें इसको डायरेक्ट कराने के लिए, इन रिएक्शंस को करवाने के लिए हमें हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट हाई टेम्परेचर ये E1 एंड E2 एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों, आगे हम अपने अगले वीडियोस में कुछ नई टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय।